आज तक अरमान यानी डेविल किंग की पहचान सभी के लिए एक सीक्रेट था। किसी को इस बारे में नहीं पता था कि शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया, जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक था, वो असल में एक डेविल किंग भी था, जिसका लोगों में अलग ही तरह का खौफ था। शहर के सभी लोग डेविल किंग के नाम से बुरी तरह से कांपते थे। वीर रायचंद ने नफरत में कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं किसी भी कीमत पर डेविल किंग तक पहुंचूंगा और उसे मिटा दूंगा। क्या वीर जान पाएगा कि ये डेविल किंग और कोई नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया ही है? डेविल किंग की गैंग के नाम का सिक्का पूरे शहर में चलता था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि डेविल किंग के जो खास आदमी थे, असल में वो अपनी फील्ड के सबसे बेस्ट और पहुंचे हुए लोग थे, और उन सभी के पास अपनी एक अलग और ऊंचे लेवल की पहचान थी। लेकिन जब बात किसी बुराई को रोकने की आती थी, वो सभी लोग एक तरह से जानवर बन जाया करते थे और पूरी तरह से बुराई का सफाया भी करते थे। लेकिन वीर रायचंद के साथ अरमान सिंघानिया की एक गहरी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से वो हर बार वीर रायचंद को बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज निकालता था। अगली सुबह अरमान सिंघानिया नींद से उठा, लेकिन अचानक से उसे अपना शरीर किसी चीज के नीचे दबा हुआ महसूस हुआ। अरमान हैरान होकर बोला, What the hell? ये क्या है? अरमान के मुंह पर इस वक्त काफी सारे लंबे और घने बाल बिखरे हुए थे। अरमान ने उन बालों को हटाकर इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि आस्था उसके बेहद करीब लेटी हुई थी। इतना ही नहीं, उसके बाल पूरी तरह से अरमान के चेहरे पर फैले हुए थे। अरमान ने जैसे ही ये महसूस किया, उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। ये फीलिंग उसके लिए काफी अनकंफर्टेबल थी। वहीं आस्था बिल्कुल बेफिक्र होकर अरमान को अपनी चारपाई समझकर आराम से सो रही थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस वक्त अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। आस्था का एक पैर अरमान की टांगों के ऊपर था, उसका हाथ अरमान के पेट पर और उसका सिर अरमान के कंधों से थोड़ा ऊपर, और उसके बाल पूरी तरह से अरमान के चेहरे पर फैले हुए थे। अरमान गुस्से से उठा और तुरंत आस्था को अपने ऊपर से उतारकर साइड में फेंक दिया। आस्था जो नींद में थी, उसके मुंह से चीख निकल गई, मर गई नानी माँ, आज फिर से चारपाई से गिर गई। अरमान लाल सुर्ख आंखों के साथ उसे घूरने लगा, क्योंकि आस्था का इस तरह से उसे छूना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी जमीन पर पड़ी आस्था ने धीरे से अपनी पलकें खोली तो कंफ्यूजन में बोली, अरे हमारी चारपाई कहाँ गई? अगले ही पल उसने अपने सिर पर हल्का सा टैप किया और धीरे से बड़बड़ाने लगी, हम भी ना कितने बड़े बुद्धू हैं। हम कैसे भूल गए कि हम इस वक्त अपने गांव में अपनी चारपाई के साथ नहीं हैं, बल्कि यहाँ इस बड़े से शहर में एक मॉन्स्टर के कब्जे में है। आस्था ने भोलेपन में ये लाइन कह तो दी थी, लेकिन तभी उसने आंखें उठाकर सामने देखा। अरमान अपनी तीखी नजरों से उसे ही घूर रहा था। आस्था की सारी नींद एक ही पल में गायब हो गई। उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली और जल्दी से अपनी आंखों को गोल गोल घुमाने लगी। वो सोच रही थी, हे कान्हा जी, ये हमसे क्या हो गया? ये हमने क्या कर दिया? कहीं मॉन्स्टर ने हमारी बात सुन तो नहीं ली? ये सोचते हुए आस्था बहुत घबराने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जिस तरह से ठंड में दांत आपस में बजते हैं, उसी तरह उसके दांत कटकटाते हुए आपस में बजने लगे। अरमान ने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसे घूर कर बाथरूम में चला गया। अरमान के जाने के बाद आस्था ने एक गहरी लंबी राहत की सांस ली और बोली, हाँ, पता नहीं अब ये मॉन्स्टर हमारा क्या हाल करेगा। ये हमने क्या कर दिया? हमने उस मॉन्स्टर के मुंह पर ही उसे मॉन्स्टर कह दिया। भगवान जी, बस इस बार और बचा लेना हमें। वादा करते हैं कि इस बार तो हम पक्का आपसे मिलने आएंगे और आपके लिए ढेर सारा आपका फेवरेट प्रसाद लेकर आएंगे। बस अभी आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा कहकर आस्था मन ही मन में खुद के लिए दुआ करने लगी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।